वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी की चैनल पे। आज डेट है 13 फरवरी। देख लेते हैं आज आर्टिकल कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल ना जैसे आपको पता होगा कि अभी एक हफ़्ते पहले की न्यूज़ है, ये एक हफ़्ते हो गया, आई थिंक 1 वीक हो गया। JNU के एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है करप्शन का एलिगेशन लगा है, और वो भी करप्शन इस चीज़ का कि उन्हें हाई रैंकिंग लेवल की पोस्टिंग चाहिए थी, तो इसलिए उन्हें जो है यहाँ पे पैसे देने का और पैसे लेने का जो है एलिगेशंस यहाँ पे विद प्रूफ के साथ हुआ है, लगा है, ठीक है। तो ये बहुत ही जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि बहुत दर्दनाक है, ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि JNU इट्स अ मतलब बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया की, है ना। और ये जो नेशनल एक्रीडेशन एंड असेसमेंट काउंसिल है, ये UGC के अंडर में ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मेनली क्या करती है। जैसे अब JNU कॉलेज है, ठीक है, JNU यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर में जो भी प्रोफेसर्स का जो उनके जॉब का, सर्विस का, उनके स्टार्टिंग के लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर जाता है, उसका जो प्रोसीजर्स है, वो सारे इसी बॉडी के अंडर में सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसीजर्स का, अब जैसे इससे पहले ना एक अलग बॉडी थी यहाँ पे UGC एक्ट के अंडर में, वो थी AICTE, ठीक है। तो अब रिफॉर्म करने के बावजूद भी NAAC के द्वारा भी इस तरह के जो करप्शंस के चार्जेस या करप्शंस का लेवल देखना बहुत ही दुख वाली जो है सिचुएशन बन रही है, ऐसा राइटर का कहना है। 13 साल हो गए हैं इस बॉडी को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है इसको स्पेशली रिप्लेस किया गया था, ठीक है। तो लेकिन ये जो इशू है, ये कहीं ना कहीं एक ये चीज़ दिखाती है कि चाहे आप कितना ही चेंज कर लो, लेकिन अगर ऑफिसर्स में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का अगर थॉट नहीं है, तो ये चीज़ें आप चेक कितने भी अपडेट कर लो, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी है ना। तो यही बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में, इसका यूज़ तो हम वैसे एथिकल में कर सकते हैं, एथिक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, जैसे AICT था, तो उसमें तो जब इसका रिफॉर्म नहीं हुआ था, AICT जो बॉडी है, ठीक है, UGC के अंडर में ही थी, ये भी मेनली जो प्रोफेसर्स के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, है ना, उनका जो भी पेंशन होगा, जो भी प्रोसीजर्स होगा UGC के अंडर में यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो यही संभालती थी। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा करप्शंस के चार्जेस है, डिस्क्रिशंस के, मोनोपोली का था, इंटरेस्ट ऑफ था, जैसे कुछ रिलेटिव्स हैं तो उन्हीं को ही प्रेफर करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन प्रोसेस फिर भी अपडेट किया गया, लेकिन इसका कुछ खास जो है चेंज नहीं दिख रहा है, ऐसा राइटर का पूरा कहना है, ठीक है। इसके अलावा राइटर कह रहे हैं कि अगर अपडेट हो भी गया तो भी अभी हमारे पास फुल प्रूफ नहीं है कि ये सिक्योर है, ये विदाउट करप्शन के साथ भी कर रहा है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिशन जो है। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है हम में से कि क्या सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के जो एंटिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसी में करप्शन होते हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज़ में भी होते हैं। तो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि देखिए, ये यहाँ पे डिबेटेबल क्वेश्चन नहीं है कि करप्शन आपका है या हमारा है। करप्शन इज़ करप्शन फॉर द होल कंट्री, फॉर द होल सिटीजन, राइट। तो यहाँ पे जो है राइटर बता रहे हैं कि मेन इशू है यहाँ पे लैक ऑफ वैल्यूज़ का। जो पीपल जो इंस्टीट्यूशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी के पोस्ट पे हैं, उनमें कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस का, ट्रांसपेरेंसी का, कि उनके पास कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस होने का ही जो है एक नतीजा है करप्शन। करप्शन इज़ अ रिजल्ट, ठीक है। करप्शन इट्स नॉट अ कॉज, करप्शन इज़ अ रिजल्ट, इसके कॉज अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये बताई जा रही है, और राइटर बता रहे हैं कि एक चीज़ और है, अगर हमें एक प्रेजेंटली लाइफ का देखें, हर पर्सन पे ना एक सक्सीड होने का प्रेशर ज़रूर है। तो देखिए, करप्शन क्यों लेता है बंदा, पैसा क्यों लेता है? क्योंकि उसको मनी की नीड है, उसकी जो सैलरी है वो उतनी नहीं हो रही है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो उसकी सैलरी से जो है मीट नहीं हो रही, उसकी नीड्स जो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि आज के लाइफ में इमेंस एक प्रेशर है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही बढ़ जाए, लेकिन पर्सनैलिटी का जो है इंसान के ऊपर उतना ही साल भर साल ये चीज़ बढ़ती जा रही है, चाहे वो हमारा एजुकेशन हो या फिर हमारा एंटरप्रेन्योर हो। तो जैसे लोग यहाँ से एंटरप्रेन्योर के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं लैक होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, बेसिक है, इसमें कुछ ऐसा जो बताया नहीं, इशू को ही कंसर्न किया गया है। हाँ, एक चीज़ और है, देखिए, इस पर सोल्यूशन का ये बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे जो बॉडीज़ है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिशन है, जो भी है, उन्हें जो है जब भी वो अपॉइंटमेंट करते हैं ना, जो भी वो
जो जो करप्शन होने का तरीका है, जैसे मान लीजिए कि भैया पैसे जो मनी ट्रांजैक्शंस है, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस वगैरह में डीडी ली जाती है या फिर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है ताकि फ्रॉड ना हो, है ना। तो सेम यही वही चीज़ बताया कि प्रॉपर्टी या फिर जो भी आप जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे ऑनलाइन वेरीफाई करवाए, ठीक है। लेकिन उसमें भी ये एक इशू है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशंस पे भी फ्रॉड होने की चांसेस हैं, फेक आईडीज़ होने के चांसेस है। ऑल्दो इसको डिजी लॉकर के द्वारा चेक भी करा जाता है कि ये कितना सिक्योर है, फर्जी तो नहीं है, वेरिफिकेशंस होते हैं डॉक्यूमेंट्स के। तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो भी जो ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी हमें, वो हम जो टेक्नोलॉजी है उसकी बेसिस पे हम और अच्छा इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा। यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मैक्सिकन के इकोनॉमिस्ट है एंजल गुएरा, तो इन्होंने बताया है कि ये OECD की सेक्रेटरी जनरल भी रही हुई हैं। तो 2016 से 21 के बीच में इन्होंने कहा है कि देखिए हमें ना इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट जो करप्शन है उसके बारे में हमें यहाँ पे अवेयर करना होगा कि हमें फंडामेंटल वैल्यूज़ में इसे इनकलकेट करना होगा कि करप्शन कितना बड़ा एक सिस्टम को एक खोखला बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस हमें समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। और इस चीज़ से हमारे सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिन्हें ये सुविधाएं जानी चाहिए हैं, वो उसके लिए वो काबिल हो पाएंगे, उन्हें वो चीज़ पहुँच पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है ये आर्टिकल इस चीज़ के बारे में एथिकल है, मेन्स पॉइंट ऑफ से है, ये एज ए एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो इसको। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए आपको पता है पेरिस समिट की बात करें तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अभी जो है पेरिस समिट का अभी तो COP 29 हुआ था, ठीक है, अब COP 30 होगा। उससे पहले क्या होता है कि NDC आपको पता है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं एक बेसिक बता देती हूँ आपको। देखिए आपको पता होगा कि जो कोप है, कोप के जो UNFCCC के अंडर में जो समिट्स होती हैं उसका समिट था 2015 में एक समिट, ठीक है, जिसको बोलते हैं COP 21। UNFCCC के अंडर में जो समिट्स होती हैं, ठीक है, ये हर साल होती हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो उसमें जो 2015 में हुआ जो समिट था ना, पेरिस में हुआ था, ठीक है, इसमें हमने अडॉप्ट किया था NDC को। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो क्लाइमेट एक्शंस के प्लान्स हैं उसके बारे में क्या होता है, क्लियरली हमें रिडक्शंस करना है, क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि यहाँ पे इस NDC ग्रुप के द्वारा क्या होता है, हर 5 साल का एक टारगेट डिसाइड कर लिया जाता है हर कंट्री के द्वारा, कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, इस जैसे 2025 में इसकी मीटिंग होगी, ठीक है, COP 29 की, COP 30 की, है ना, COP 30 होगा हमारा। तो अब COP 30 में इंडिया ये कह देता है कि अब आने वाले 5 साल यानी हमारा जो 2030 होगा, 2030 के तहत में ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, इसके तहत मैं अब ये बोलता हूँ कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम से कम 50% में एडमिट करूँगा आने वाले 5 साल में, ठीक है। इस तरह से हर कंट्री जो है अपना अपना एक प्लेड्ज लेती है 5 साल के लिए। ये UNFCCC के अंडर में ही है जो कोप क्लाइमेट चेंज है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये 2015 में शुरू हुआ, उसके बाद 2016 से पेरिस एग्रीमेंट जो है आपका लीगली बाइंड हो गया था। तो 2015 से हमने ये लिया था 2020 तक का, ठीक है। 2020 के बाद ये फिर आया 2025 तक का, यानी 2 बार ये जो है प्लेड्ज लिया जा चुका है। अब तीसरा प्लेड्ज 2025 से 30 तक के लिए होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो इसके की फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें है कि अडॉप्ट करना है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए गोल्स, इसके अलावा प्लान्स इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजी टू रीच टारगेट सिस्टम मॉनिटर प्रोसेस, इसके अलावा फाइनेंस स्ट्रैटेजी 5 ईयर प्लान्स में हर कंट्री जो है अपने अपने 5 साल का तय करेगी, ठीक। इसके अलावा जो है यहाँ पे ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में जो हुआ था कि हम जो है NDC के टारगेट्स को क्लोजली जो है हम एमिट पे फोकस करेंगे और हमारा जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँचना, इसको और अचीव करेंगे, ठीक है। SDG गोल्स पे ध्यान देना, बेनिफिट्स यूथ, वुमेन, इंडिजीनियस जो कम्युनिटीज़ हैं उन पे फोकस करना, इसके अलावा स्टीपर एमिशंस कट्स पे फोकस किया जाएगा, ग्रीन डेवलपमेंट सेक्टोरल शिफ्ट जो है इस पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो अभी जो लास्ट सेकेंड NDC था उसमें ये हमारे पास था कि हम है ना 2030 तक 33 से 35% जो है एमिशन करेंगे, 40% पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से अचीव करेंगे, क्लीनर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, हम जो है कार्बन सिंक्स के लिए हम कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, जैसे कि 2.5 से 3 मिलियन कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है
एनडीए यानी आपका जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है इसमें आता है। जैसे अगर आपको मैं ग्रीन हाउस गैस का एक एमिशन बता दूं तो देखिए सबसे बड़ा जो कंट्री है ना वो आपका चाइना है 11 बिलियन टन का, उसके बाद यूएसए है और उसके बाद इंडिया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दुख की बात है कि यूएसए सोचो इतना सेकेंड एमिटर है होने के बावजूद भी ये पेरिस समिट से वापस, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी वापस से अपने सत्ता में आए तो इन्होंने जो है अपने आप को पेरिस से वापस क्विट करवा लिया, ठीक है, कि अब मैं जो है पेरिस समिट का कोई भी मेंबर नहीं हूं तो ना ही मैं इसमें फंडिंग करूंगा, ठीक। तो ये न्यूज़ में है। अब एक वापस आर्टिकल चलते हैं, ठीक है। तो राइटर इसी चीज़ की बात बता रहे हैं अभी जैसे कोप की मीटिंग जो है ना सितंबर में होने वाली है, तो जो ये एनडीसी का है ना डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये थर्ड डिटर्मिनेशन होगा। पहले 2015 में हुआ था, फिर 20 में हुआ, 25 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर यही बता रहे हैं कि देखिए इसमें से ना अभी भी कम से कम 12 कंट्री ने ही ना अभी तक अपना जो एमिशन आने वाले टाइम पे इस साल जो तैयार करेंगे उसमें से 12 कंट्री ने ही अपने रिपोर्ट्स दिए हैं। डेडलाइन क्रॉस हो गई है, जबकि डेडलाइन 10 फरवरी थी, है ना, फरवरी। अब जो है अब इसमें जैसे यूके, ब्राजील, जापान, यूएसए जैसे कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, तो यहाँ पे डेट को बढ़ा दिया है सितंबर तक। इन्हें अपने टारगेट्स बताने हैं कि कोप 30 में जो ब्राजील में होने वाला है इस साल सितंबर के पास, तो वहां पे आपको ये बताना होगा, पहले ही इन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि भैया आने वाले 5 साल तक के लिए आपके पास क्या एमिशन के टारगेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन कंट्रीज़ को बताया जा रहा है कि अभी आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जैसे आपको पता है, जैसे कल ही हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि 2025 की जो जनवरी मंथ है वो अभी तक का वार्मेस्ट ईयर रहा है, और सोचिए विंटर का टाइम पीरियड गया है, अभी चल ही रहा है ना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पे अभी से अगर विंटर का जो है जो टेन्योर है वो कम लग रहा है और वार्म टाइम टेन्योर जो है वो ज़्यादा लग रहा है हमें, ठीक है। ला लीना ज़्यादा इफेक्टिव है एलिनो से, ला लीना जो है वीक हो रहा है एलिनो के कंपैरेटिवली, ठीक। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं और यहाँ पे फ्रिक्वेंटली बताया जा रहा है कि, लेकिन इस चीज़ का काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि एनडीसी में क्या होता है कि क्लियर कट जो है एमिशंस का तरीका नहीं बताया जाता। लोग कहते हैं हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रीज़ का क्वेश्चन राइटर का ये पूछना कि जो आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो कि क्या वो सच में एमिशन को उतना रिड्यूस करेगी जो आप टारगेट ले रहे हो। खैर ये तो क्रिटिसिज्म है, बाकी मेन एनडीसी का यही था, ठीक है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल था आपका। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है WTO पे। देखिए जैसे आपको पता होगा कि अभी हमने जो है काफ़ी लंबे टाइम से 3-4 साल से तो स्पेशली हमारे फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो हमारा MSP है इसे लीगलाइज किया जाए। आपने भी ये सोचा होगा कि यार सरकार इसको करके छुट्टी क्यों नहीं कर देती है ना, कि भाई लीगलाइज कर दो, बढ़ा लो जितना बढ़ाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, WTO ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ट्रेड्स होते हैं ना, जो भी अलग अलग कंट्रीज़ अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स करती हैं उनके कुछ नॉर्म्स सेट करता है। कैसे नॉर्म्स, जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, एग्रीकल्चर कंट्री है। अब भाई हर कंट्री का अपना एक पॉजिटिव होता है किसी न किसी फील्ड में, इंडिया के पास पॉजिटिव है एग्रीकल्चर का। अब क्या होता है, सरकार अब क्योंकि आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, पानी है, मानसून है, ठीक है, आपके पास मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, लेबर फोर्स जो है आपके एग्रीकल्चर में लगी है, तो ऑब्वियसली उस फील्ड में अच्छा खासा आपका होना ही होना है। तो अब क्या होगा, ऊपर से आपकी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है, तो आपका जो प्रोडक्ट है बाकी कंट्रीज जो जैसे मान लीजिए 50 रुपए में बना रही है, वही प्रोडक्ट आप 25 रुपए में बना ले रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। अब ये 25 रुपए का प्रोडक्ट जब आप एक्सपोर्ट करोगे मार्केट में, सोचिए ये बंदा अब एक्सपोर्ट कर रहा है, ये इसके ऊपर टैक्स वैक्स लगकर 60 रुपए का, इसके ऊपर टैक्स लगकर ये 35 रुपए का ही, तो ऑब्वियसली इंडिया की प्रोडक्ट्स को लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि चीप प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है अच्छा खासा, है ना। अब इसका रीजन एक तो नेचुरल भी है, जोग्राफिकल, ऊपर से गवर्नमेंट जो सब्सिडी देके और उनके जो कॉस्ट आने वाली है किसानों को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगती है वो रिड्यूस हो जाएगी, तभी तो वो इतने सस्ते में बेच पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो क्या होता है, ये चीजें क्या होता है कि आपके जो ट्रेड है ना, जो एक्सपोर्ट करते हो वो फेयर ट्रेड नहीं हो पाता है। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे WTO ने, जैसे डंपिंग हो सकती है ना, जैसे चाइना मैंने बताया था, डंपिंग करना, किसी रेट को, किसी भी वस्तु की प्रोडक्ट को प्राइस बहुत लो करके बेच देना, ठीक है। तो यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नहीं हो पाता। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना एक टारगेट रेट रखती है कि आप जो गवर्नमेंट है अपने लोगों के लिए इतने ही किसी भी सेक्टर, हर एक एग्रीकल्चर में भी कितना है ना, डेयरी सिस्टम, हर एक में एक रेशो तैयार डिसाइडेड होता है कि आप इतना ही जो है इन्हें सब्सिडी दे सकते हो। तो जैसे एग्रीकल्चर के मामले में बोलें तो उसको EPR बोलते हैं, एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस बोला जाता है, कि जैसे मान लीजिए जैसे हमारे इंडिया में MSP है तो ऐसे ही इनका इंटरनेशनल लेवल पे ERP प्राइस है कि ERP इसी लेवल पे देना है आपको, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। मान लीजिए ERP 100 है तो 100 तक ही रहना है, अगर 100 ओवर कर जाओगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक जाएगी, बहुत सस्ते में बिकेगी, बाकी जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके लिए वो बहुत ज़्यादा एक हार्मफुल रहेगा, मार्केट फेयर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे, और क्या होता है जैसे हमारे इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट जो है, जो भी पार्टी आती है, कोई भी पार्टी, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर किसी सेक्शन के, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो फार्मर्स के लिए जैसे बिजली हो गई है ना, फर्टिलाइजर हो गया, इसके अलावा इरीगेशन की फैसिलिटीज़ हो गई। अब जैसे 6,000 रुपये का स्कीम था, है ना, अब ये इतने अनगिनत स्कीम्स दिए जाते हैं, तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो फार्मर्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अब इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी चीप रेट पे मिलता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो आपको पता है वीट और राइस का कितना ज़्यादा, मतलब ह्यूज अमाउंट प्रोड्यूस करता है इंडिया, बासमती राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ना इंडिया। तो इससे कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है हिट होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे EPR है। तो अब क्या होता है, जब गवर्नमेंट इसको बढ़ा देती है ना, तो यहाँ पे WTO में केस फाइल हो जाता है। USA ने बहुत बार केस फाइल किया है इंडिया के अगेंस्ट में इसी चीज़ के लिए कि वो अपने फार्मर्स को इतने सस्ते में जो सब्सिडीज़ देते हैं, है ना, लोन्स दिया जाता है, और भी प्रोग्राम पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत कम आता है और वो मार्केट में फेयर जो है एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या होता है फाइनली जो है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि आप इस WTO के वजह से आपके जो फार्मर्स हैं उनके MSP को प्राइस आप नहीं बढ़ा पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं एक्शन ये सोचा जा रहा है कि अब 6 महीने पहले, है ना, WTO की मेंबरशिप को छोड़ने का जो है प्लान चल रहा है कि भैया हमें ना WTO का मेंबरशिप छोड़ देना चाहिए, ताकि हम अपने जो किसान हैं उनको मन मर्जी जितना मन हो उतने MSP को बढ़ा दे, उतना हम जो है इन्हें लीगल करना है, जो भी करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरा आर्टिकल है। लेकिन अब राइटर से पूछो कि राइटर जो बता रहे हैं कि WTO को इंडिया के द्वारा छोड़ना, मेंबरशिप को छोड़ना, क्योंकि आप मेंबरशिप छोड़ दोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, आप, है ना, कोई भी कंट्री कुछ भी उंगली नहीं उठा पाएगी आपकी। अब आपका देश है, आप है, आपके किसान है, आप जितना MSP दे सकते हो बढ़ाओ अपना, जितनी सब्सिडीज देनी हो, जितनी पॉलिसीज निकाली हो मन मर्जी की, है ना। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए क्या ये सही सोल्यूशन है, तो राइटर का कहना है कि बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए एक तो सिंपल सी बात है, अभी जो जैसे आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा खासा जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, है ना, 6,000 रुपये देना, और लेकिन ऑल्दो देखिए इस बार बजट में भी 2025 में ऐसा इस स्कीम्स का कुछ बताया नहीं गया कि इसको प्राइस बढ़ाया है, पैसे कम किए हैं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा खासा MSP पे फोकस किया जाता है। लेकिन बात आ जाती है क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अभी सबसे पहला रीज़न तो ये है, अभी जो ट्रंप जी के टेन्योर में आपको पता है अभी इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। चाइना जो है सीधा WTO गया है कंप्लेन करने के लिए US कि भैया जो USA है इन्होंने हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया है, ठीक है, कोई फेयर नहीं है। तो अब ये क्या होता है कि अब ये जैसे WTO है, अब WTO जो है अब ये USA को बात करेगा, ठीक है, फटकार लगाएगा कि या फिर उनसे जो है इन चीज़ों को हटाने की जो है फोर्स किया जाएगा। चाइना सीधा जो काउंटर करने से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है ना, तो क्या होता है कि जो डेवलप्ड नेशंस है ना वो झुकती हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस का रोल काफ़ी बड़ा आ जाता है। इसके अलावा इंडिया के लिए लॉस होगा, जैसे कि कुछ कुछ टैग्स होते हैं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, मोस्ट फेवर्ड नेशंस हो गया, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशंस का तो एक टैग ऐसा है, जैसे USA है, USA क्या कहता है, जैसे हर साल वो मोस्ट फेवर्ड नेशंस की लिस्ट निकालता है। मान लीजिए इंडिया है या फिर वियतनाम है, कुछ कंट्रीज़ का, और वो स्पेशली उन कंट्रीज़ को फोकस करता है जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है हेल्पिंग का, या पुअर कंट्रीज़ हैं तो उन्हें वो ज़्यादा सब्सिडीज़ देता है जब उनके साथ ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस का अब USA ने जब अभी 2-3 साल पहले जो है ये जो टैग है इंडिया से छीन लिया ट्रंप के टेन्योर में, ये बोलते हुए कि इंडिया जो है गरीब देश नहीं है, इंडिया डेवलप्ड नेशंस बनने वाला है और ये जो है फालतू की सब्सिडीज़ दी जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो USA ने इस चीज़ को वापस ले लिया। तो बाकी और नेशंस के साथ भी है ऐसा, हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशंस का ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बेनिफिशियल इंडिया को मिलेगा ना वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट यही है कि वो जैसे इंस्टीट्यूशंस पे अगर कोई मामला हो गया तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है डिप्लोमेसी बेस्ड डिस्प्यूट अगर हो जाता है कंट्री टू कंट्री के बीच में, अगर ट्रेड के बीच में, जैसे मान लीजिए आपने इंडिया है और आपने ना चाइना के साथ कोई ट्रेड किया और मान लीजिए चाइना ने चीट किया, ये डंप कर दिया या टैरिफ लगा दिया, कुछ भी और कोई इशू हो गया, तो आप डिप्लोमेसी से थोड़ी, आपकी एम्बेसी थोड़ी लेके बैठे बात करेगी। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए होता है ना कि आप दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इशू क्रिएट हो जाएगा अगर आप WTO को छोड़ देते हो, तो ये आपके सर पे मत्था मार जाएगी, ठीक है। राइटर का कहना सिंपली ये है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फेस और इशूज़ भी हैं। अब जैसे USA का ही चाइना वाला ले लो, तो ये चीज़ें जो है तो यहाँ पे मल्टीलेटरल चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो राइटर बता रहे हैं कि देखिए इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि इंडिया को बैठ के बात करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस के साथ, WTO के जो इश्यूज़ हैं उसके साथ रिजॉल्व करे, वो बात करे, अपने जो पक्ष है वो लेकर उसे बताएं कि उन्हें जो है अपने फार्मर्स को MSP को बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अभी आपको पता है पेरिस हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए ही थे, तो एआई मिशन के बारे में ही है ये। ऑल्दो हमने कल डिस्कस कर लिया था, फिर इसमें ये भी बताया कि फ्रांस का क्या रोल है इंडिया के साथ, ये सब चीज़ें आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल देखिए थोड़ा पॉलिटिकल ही, थोड़ा क्या पूरा ही पॉलिटिकल ही, लेकिन मैं मुद्दा बता देती हूँ आपको। अभी तेलंगाना में आपको पता है कांग्रेस की सरकार है, तो इन्होंने अभी ना कास्ट वाइज जो है डेटा सर्वे करवाया, तो उस डेटा से पता क्या चला कि ना इनके पास ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना मुस्लिम जो ओबीसी है वो है 12%। 12% तो देखिए, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे जो ओबीसी नॉन मुस्लिम वाली पॉपुलेशन है ना तेलंगाना में, वो 46% है, मुस्लिम वाली 10% है, शेड्यूल 70% है, शेड्यूल ट्राइब जो है 10% है, ठीक है। और अदर जो जनरल कास्ट है वो नॉन मुस्लिम जनरल वाले 13% है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ना उन्हें सिर्फ और सिर्फ 10% ही है, बाकी 2% जो है ओबीसी की कैटेगरी में नहीं आते, बाकी 10% ओबीसी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें रिजर्वेशन भी बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे और ऊपर इसके अलावा ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ नियरली 10% के आसपास हो गई। क्यों? क्योंकि जो आंध्रा से मेनली जो लंबाड़ा थी, गोंडा थी, कोयास थी, यहाँ पे डिवाइड होने के बाद ना आंध्रा की काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल्स जो हैं तेलंगाना के अंडर में लिस्टेड हो गई, तो ट्राइबल की पॉपुलेशन भी अच्छा खासा है यहाँ पे तेलंगाना में, ठीक है। तो यहाँ पे अब इससे ओवरऑल इशू क्या होता है? ओवरऑल इशू ये होता है कि भैया जब इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे ओबीसी हो गई, एसटी हो गई, एससी हो गई, ठीक है, अब इन्हें जो है रिजर्वेशन की ज़रूरत है। अब रिजर्वेशन पे तो कैप लगा हुआ है कि 50% की रिजर्वेशन इंदिरा साहनी केस के तहत आप इससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट दे नहीं सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुद्दा हो जाता है, और यहाँ पे अब राइटर बता रहे हैं कि इस मुद्दे की वजह से ही बहुत बार जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इन मुद्दों को नहीं उठाया, अब लेकिन कांग्रेस ने वापस से उठाया है। अब देखो क्या होता है, क्योंकि ओबीसी के लिए तो 27% फिक्स है यहाँ पे रिजर्वेशन, लेकिन इससे बड़ा कैप आप बढ़ा भी नहीं सकते, ठीक है। कई बार कुछ स्टेट्स ने बढ़ाने की कोशिश भी करी है, लेकिन वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देती है इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर, ठीक है। इससे पहले सर्वे में पहले भी बताया था ओबीसी को 63 तक यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे यहाँ पे दे दिया था रिजर्वेशन, तो हाई कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर देती है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देती है, ठीक है। पॉलिटिकल ही है, बाकी तो खैर। तो ये आज का आर्टिकल था। थैंक यू।